आज का हमारा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है नेशनल डेवलपमेंट। देखिए टॉपिक तो मतलब बहुत नाम बड़ा लग रहा है ना सुनने में, नेशनल डेवलपमेंट। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट टॉपिक इतना बड़ा तो है लेकिन इसमें कुछ उतना खास नहीं है ना। तो बेसिकली इसमें एक पॉइंट हमने लिखा है, वो क्या है नेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, एक तो आपको यहाँ पे ना दो वर्ड मिलेगा, पहला नेशनल और दूसरा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब आपको समझ में आता है विकास, प्रगति, तरक्की, जो भी आप कह लीजिए। और नेशनल का मतलब क्या होता है, पूरे कंट्री के लेवल पे जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट का बात यदि हम लोग पूरे कंट्री के लेवल पे बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा टू द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब यहाँ पे पूरे कंट्री का, या फिर आप इसको बोलिए कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा। हम कब कहेंगे कि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, तब कहेंगे जब हमारे कंट्री में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, उसका इनकम बढ़ जाए, उसको बेसिक जो फैसिलिटी है उसको वो प्रोवाइड किया जाए, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, और भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी होता है, हाउसिंग भी होता है, फूड भी होता है, शेल्टर भी होता है। तो इन सब चीज़ों को यदि हमारे लोग प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको ये मिल पा रहा है पूरे कंट्री के लोगों को, तब कहेंगे कि हमारा जो नेशन है, यानी कि हमारा जो कंट्री है वो डेवलप कर रहा है। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आया। डेवलपमेंट किस बेसिस पे होना चाहिए, पूरे कंट्री के बेसिस पे होना चाहिए, यानी कि उस कंट्री में रहने वाले सारे लोगों का यदि डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, उसका इनकम बढ़ रहा है, उसको बेसिक फैसिलिटी मिल रहा है, तो हम लोग जाके कह सकते हैं कि हमारे पूरे नेशनल, यानी कि हमारे पूरे नेशन का या फिर हमारे पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, तभी हम लोग कह पाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है नेशनल डेवलपमेंट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो आज का हमारा बेसिकली ये वाला जो नेशनल डेवलपमेंट टॉपिक था, नाम तो बहुत भारी भरकम सुनने में लगता है लेकिन इतना कुछ इसमें खास है नहीं। लेकिन इसके जो अगले वाला टॉपिक है, अगला वाला हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल टॉपिक यदि कोई है तो यही टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत नए नए चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बात किया गया है। देखो सबसे पहले, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज द इनकम ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया डेवलप कंट्री नहीं है, अमेरिका डेवलप कंट्री है, चाइना डेवलप कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्री है। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। जब हम लोग कहते हैं कि कोई कंट्री डेवलप है, कैसे पता लगाते हैं हम लोग कि वो कंट्री डेवलप है? क्या वहाँ के लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे फैसिलिटी उसको मिल रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे गाड़ी में घूम रहे हैं? क्या इसी आधार पे हम कहते हैं कि वहाँ का कंट्री हमारा डेवलप कंट्री है? इसी आधार पे कहते हैं क्या? नहीं, ये बिल्कुल आधार, ये नहीं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। मतलब कि इस टॉपिक में हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से किस प्रकार से हम लोग कंपेयर करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि कोई कंट्री गरीब कंट्री है और कोई कंट्री अमीर कंट्री है, वो कैसे पता लगाते हैं हम लोग, वही हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे हम लोग आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा भारत, यानी कि हमारा इंडिया किस कैटेगरी में आता है, अमीर वाले कैटेगरी में या गरीब वाले कैटेगरी में, ये भी हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज द इनकम ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। यानी कि यदि आपको दो या दो से ज़्यादा कंट्री को आपस में कंपेयर करना है तो उस कंट्री का क्या आप ले लो, इनकम ले लो, तो आप पता कर सकते हो कि कौन सा कंट्री अच्छा है, यानी कि कौन सा कंट्री अच्छे कंडीशन में है और कौन सा कंट्री बुरे कंडीशन में है। यहाँ पे किसका बात किया गया, सबसे पहले इनकम का बात किया गया। मतलब कि यदि आपको दो कंट्री को आपस में कंपेयर करना है तो क्या पता कर लो, उस कंट्री का इनकम पता कर लो। फिर आपको लग रहा होगा कि सर कंट्री का इनकम मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया, इसका मतलब समझाइए, बताते हैं। देखो आगे चल के ना ये इनकम भी गलत साबित होता है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ आगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो अब हर चीज़ मिलता चला जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यदि हम यहाँ पे बात करें इनकम ऑफ द कंट्री, इसका मतलब है कि उस कंट्री में रहने वाले जितने भी रेसिडेंट हैं, यानी कि जितने भी रहने वाले लोग हैं, उन सबके पास पैसा कितना है, उन सबको आपस में इकट्ठा करके काउंट करो, उसी को हम लोग कहते हैं इनकम ऑफ द कंट्री। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि किसी भी कंट्री को यदि आपको कंपेयर करना है, उस कंट्री के इनकम को आप पता कर लो। और कंट्री का इनकम का मतलब क्या हो गया,
वहाँ पे रहने वाले सारे लोगों के पास जो पैसा है उसको इकट्ठा करके काउंट कर लो कितना है, वही हमारा कहलाता है उस कंट्री का इनकम। क्या कोई दिक्कत इसमें? कोई पूछ दे कि किसी कंट्री का इनकम क्या कहलाता है, तो आप बताइएगा किसी कंट्री का इनकम क्या कहलाएगा? वहाँ पे रहने वाले सारे लोगों के पास जितना पैसा है उन सारे पैसे को आपस में इकट्ठा करके काउंट कर दो, उसी को हम लोग कहते हैं उस कंट्री का इनकम। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। और यदि आप उस कंट्री में रहने वाले सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके काउंट करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है? इनकम ऑफ द कंट्री या फिर नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, आप दोनों कह सकते हैं, इनकम ऑफ द कंट्री या फिर नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री कह सकते हैं आप। और कोई पूछ दे कि ये इनकम कैसे निकलता है, तो आपको बोलना पड़ेगा उस कंट्री में रहने वाले सारे लोगों के पास जितना पैसा है उसको आपस में इकट्ठा करके काउंट कर दो, वही कहलाएगा इनकम ऑफ द कंट्री या फिर नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बट फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट अ यूजफुल मेजर बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अभी आपने तुरंत क्या देखा? अभी आपने तुरंत पढ़ा कि सर कंट्री को यदि कंपेयर करना है तो अलग अलग प्रकार के कंट्री का क्या कर लो, इनकम को कैलकुलेट कर लो, है ना। लेकिन इनकम के आधार पे आप किसी कंट्री को कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बताते हैं, हर एक कंट्री का पॉपुलेशन अपना अलग अलग है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? नहीं, चाइना को पीछे छोड़ दिए हम लोग, आज हमारे इंडिया है। याद रखिए इस बात को, नए रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है। चाइना को हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, 2 महीना पहले का बात है ये। न्यूज़ नहीं देखे आप लोग? कितना बड़ा न्यूज़ है ये, शॉकिंग न्यूज़ था ये, पूरा वायरल था पूरा न्यूज़। मतलब चाइना अब पॉपुलेशन के मामले में इंडिया से पीछे हो चुका है। इंडिया के पास अभी अपना जो एस्टिमेट बताया जा रहा है वो लगभग 140 करोड़ बताया जा रहा है पॉपुलेशन, जो कि चाइना के पास अभी कम है इंडिया से। इस बात को आप याद रखिएगा। चलो खैर, ये बात समझ गए ना कि आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास? इंडिया के पास। लेकिन यहाँ पे ना इनकम के आधार पे आप कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर एक कंट्री का पॉपुलेशन अपना अलग अलग है। तो ज़रा सोचिए, इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास? इंडिया के पास। तो इस मायने में तो इंडिया सबसे डेवलप होना चाहिए। क्या इंडिया डेवलप है? यदि हम कंपेयर करें अमेरिका और इंडिया के बीच में तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया पीछे है। इसका मतलब ये हो गया कि हम उस कंट्री के इनकम के आधार पे हम कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। कोई रीजन पूछ दे क्यों? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर एक कंट्री का पॉपुलेशन अपना अलग अलग है। यदि इसी बेसिस पे हम लोग कंपेयर करने लगे तब तो इंडिया हमारा सबसे डेवलप होना चाहिए वर्ल्ड में, लेकिन क्या है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या समझा आपने ये समझा कि इनकम के आधार पे कंट्री को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो फिर सर करेंगे किस आधार पे? इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए, ड्यू टू दिस वी कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। अब किस आधार पे कंपेयर करेंगे? उस कंट्री का एवरेज इनकम निकालेंगे हम लोग। अब सर ये एवरेज इनकम क्या है बताते हैं, जरा देखिए ध्यान से। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। समझिएगा जरा ध्यान से। और यही फॉर्मूला आपके बुक में भी लिखा हुआ होगा। फॉर्मूला बेसिकली नहीं होगा, स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ मिलेगा। समझिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया कि किसी भी कंट्री को कंपेयर करना है तो उसके इनकम को पता कर लो, आपको मालूम चल जाएगा। जिसका इनकम ज़्यादा वो डेवलप हो जाएगा ज़्यादा, जिसका इनकम कम वो लेस डेवलप होगा। लेकिन आगे चल के आपने क्या देखा? आपने आगे चल के ये देखा कि इनकम के बेसिस पे हम लोग कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर एक कंट्री का पॉपुलेशन अपना अलग अलग है। तो अब यहाँ पे कंट्री को यदि वास्तव में हकीकत में यदि आपको कंपेयर करना ही है तो अब आपके पास एक तरीका आता है कंट्री को कंपेयर करने का। उस तरीके को हम लोग कहते हैं एवरेज इनकम। क्या कहेंगे? एवरेज इनकम कहेंगे। ठीक है, और ये एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या है देखिए जरा ध्यान से। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अच्छा, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री का मतलब क्या हो गया? उस कंट्री के उस कंट्री के अंदर जितने भी पॉपुलेशन है उन सारे के पास कितना पैसा है उन सबको इकट्ठा करके कैलकुलेट कर दो, वही हमारा निकल जाएगा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? उस कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है उन सारे के पैसे को कैलकुलेट कर दो। क्या मिल जाएगा हमको? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री मिल जाएगा। उसको डिवाइड कर दो उस कंट्री के पॉपुलेशन से। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का यदि एवरेज इनकम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इंडिया में 140 करोड़ आदमी है, 140 करोड़ के आदमी के पैसे को हम लोग इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और उन सबको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जितना आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे? पॉपुलेशन से। और कितना पॉपुलेशन है भारत के पास अभी फिलहाल?
140 करोड़ पॉपुलेशन है। तो जो आंसर आएगा उसी को हम लोग कहेंगे एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। तो एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मूला हो गया टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये जो आंसर हमारा आएगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज इनकम कहलाएगा। और एवरेज इनकम के बारे में और आप समझिए, अभी और इसमें बहुत कुछ सीखना है, अभी अधूरा है फिलहाल, अभी पूरा ये हमारा अधूरा है। उसके बाद दिस इज द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, यानी कि जो आंसर आपका आएगा वही हमारा कहलाएगा एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। याद रखिएगा एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। और यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, यही समझना है। देखिए अब जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले ये टॉपिक ना बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि पूरा एकदम क्लियर करते चले जाए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि यदि दो कंट्री को आपस में कंपेयर करना है तो वहाँ के इनकम को पता कर लो। इनकम ज़्यादा मतलब कि वो कंट्री डेवलप होगा, इनकम कम मतलब कि वो कंट्री लेस डेवलप होगा। लेकिन बाद में हमने आपको बताया कि नहीं, इनकम के आधार पे आप इनकम के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन सबका अपना अलग अलग है। यदि हम लोग कंपेयर करने लगे इनकम के बेसिस पे तब तो इंडिया सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन क्या है, नहीं है। एक्चुअली में है क्या इंडिया आगे, नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक तरीका निकालते हैं एवरेज इनकम का। एवरेज इनकम का फॉर्मूला टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आंसर जो आएगा हमारा वो आंसर कहलाएगा हमारा एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम का दूसरा नाम पर कैपिटा इनकम। और ये पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम क्या है इसको आप समझिए। जब आप टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, वो जो आंसर आएगा ना वो आएगा हमारा एवरेज इनकम, या फिर आप उसको और क्या कह सकते हैं, पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं। वो आंसर क्या है बेसिकली मालूम है, वो जो आंसर आएगा वो ये बताता है कि उस कंट्री का एक आदमी एक साल में कितना पैसा कमाता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे यही सबसे मेन रीज़न है एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करने का, यही तरीका है। यानी कि एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या देखा आपने, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये देखा आपने। जो आंसर आएगा उसको हम लोग दो नाम देते हैं, या तो एवरेज इनकम कह देते हैं या फिर हम लोग उसको पर कैपिटा इनकम कह देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आंसर आया वो ये बताता है, यानी कि चलिए मान लीजिए कि आपने क्या किया, इंडिया का एवरेज इनकम आपने निकाला, ठीक है, और उसका आंसर जो आ गया यानी कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को आपने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। आंसर आ गया मान लीजिए 30,000, सपोज कीजिए आंसर कितना आया, 30,000 आया। और ये 30,000 हम लोग क्या कहेंगे, इसको एवरेज इनकम भी कह सकते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं। तो ये जो 30,000 आया है ये बताता है कि देखो इंडिया में एक आदमी एक साल में मात्र 30,000 ही रुपये कमाता है। क्या ये हकीकत है, नहीं, उससे ज़्यादा कमाता है, लेकिन इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया है एवरेज इनकम। एवरेज कभी भी बिल्कुल सटीक नहीं होता, याद रखिए। एवरेज कभी भी सटीक होता है क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है क्या, नहीं। एवरेज का मतलब होता है बेसिकली एक अप्रॉक्स, मोटा मोटी, है ना, हाँ इतना। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको समझना पड़ेगा, एक एवरेज इनकम और दूसरा पर कैपिटा इनकम। दोनों एक ही वर्ड है लेकिन यहाँ पे दोनों का मतलब अलग है। पर कैपिटा इनकम का मतलब हो गया या फिर एवरेज इनकम का मतलब हो गया कि जो आंसर आएगा फॉर्मूला को सॉल्व करने के बाद वो ये बताता है कि इंडिया में एक आदमी एक साल में इतना रुपया कमाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, या फिर आप इसको एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। अच्छा, एवरेज इनकम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक एवरेज है। हकीकत में देखा जाए तो एक आदमी तो लाखों रुपये कमा लेता है एक साल में, 10 लाख रुपये कोई कमा लेता है, कोई एक साल में करोड़ों रुपये कमा लेता है। लेकिन क्या वो बिल्कुल हकीकत है क्या, नहीं, वो एक एवरेज बताता है आपको, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। तो इन दोनों का मतलब क्या समझना है आपको, ये समझना है कि एक आदमी एक साल में कितना पैसा कमाता है, उसी को हम लोग एवरेज इनकम कहते हैं या फिर उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे, द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर सो दैट ऑल कंट्रीज कैन बी कंपेयर्ड। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम जो निकाला जाता है ना, ये डॉलर में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है, डॉलर में। क्यों डॉलर में निकाला जाता है मालूम है, क्योंकि डॉलर जो है एक इंटरनेशनल करेंसी है। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। यदि डॉलर में हम लोग इसको नहीं निकालेंगे, मान लीजिए कि हम अपना पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम रुपया में निकाल दे रहे हैं, तो क्या हम अपने कंट्री को अमेरिका से कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे करेंसी रुपया है, वहाँ पे उसका करेंसी डॉलर है, तो मैच नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम निकाला जाता है तो वो किस में निकलता है,
डॉलर में निकलता है, ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कंपेयर किया जा सके, वो भी बहुत आसान तरीके से। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक बात याद रखिए, मान लीजिए कि आपको कंपेयर करना चाहते हैं, चलिए आप चाहते हैं कि इंडिया को अमेरिका से कंपेयर किया जाए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अमेरिका और इंडिया का टोटल इनकम निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे अमेरिका और इंडिया के टोटल पॉपुलेशन से। समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा, हो सकता है 5 से 10 मिनट भी लग जाए, है ना, हो सकता है कि 1 घंटा भी आपको लग जाए। लेकिन इतना आपको टाइम ना लगे, इसके लिए ना वर्ल्ड बैंक आपको एक सुविधा प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक क्या है मालूम है? वर्ल्ड बैंक क्या है बताइए? वर्ल्ड बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, और ये वर्ल्ड बैंक कहाँ पे लाई करता है मालूम है? अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। देखो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं WTO, या फिर वर्ल्ड बैंक, वो भी यानी कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पे है? अमेरिका में। इसीलिए अमेरिका को आज हम लोग क्या कहते हैं? सुपर पावर कहते हैं। क्यों कहते हैं सुपर पावर? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के पास है। कोई दिक्कत इसमें? तो वर्ल्ड बैंक में बेसिकली हर एक आदमी जाके पैसा जमा नहीं कर सकता है। वर्ल्ड बैंक में वही जाके अपना पेपर डॉक्यूमेंट पैसा जमा करता है जो किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रिंस कुमार है और हम बिहार के पटना में रहते हैं, ठीक है। मेरा मन कर रहा है कि हम अपना 10,000 रुपया जो है ना वर्ल्ड बैंक में जाके जमा कर दें। वर्ल्ड बैंक के आसपास भी हमको भटकने नहीं देगा 10,000 रुपया लेके। बोलो क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक में आम आदमी जाके पैसा जमा नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक में वही आदमी जाके पैसा जमा करता है या फिर अपना कोई प्रॉपर्टी का पेपर ऊपर रखता है जो कि किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे हमारे कंट्री का सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव यानी कि फर्स्ट सिटीजन कौन कहलाता है? नहीं, प्रेसिडेंट कहलाता है। तो वर्ल्ड बैंक में पैसा जमा करने का अधिकार या फिर वर्ल्ड बैंक में इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जमा करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो वर्ल्ड बैंक में आम आदमी जाके अपना पैसा प्रॉपर्टी का पेपर ऊपर जमा नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? यदि ऐसा होता तब तो सारा आदमी उठ के वर्ल्ड बैंक में जाके अपना पैसा जमा करता, है ना। तो वर्ल्ड बैंक में केवल किसी कंट्री का जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा लीडर होता है, सपोज प्राइम मिनिस्टर हो गया, या किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट भी हो सकता है, वो लोग जाके वहाँ पे अपना पैसा या फिर डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे पर कैपिटा और एवरेज इनकम का, है ना। यदि मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला पे पुट करके निकालने का मन नहीं कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक आपको ना एक सुविधा प्रोवाइड, यानी कि वर्ल्ड बैंक आपको एक सुविधा प्रोवाइड करता है। वो सुविधा ये प्रोवाइड करता है, देखिए ध्यान से क्या है। इन 2016 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स इशूड बाय वर्ल्ड बैंक यूज्ड अ क्राइटेरिया टू क्लासिफाई कंट्रीज। 2016 का बात है। 2016 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार किया। उस पूरे रिपोर्ट का नाम क्या था? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। 2016 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया था कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कैसे क्लासीफाई या फिर उसको कैसे कंपेयर किया जा सके, है ना। अब क्या इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि कैसे कंपेयर करेंगे, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स मेंशन्ड दैट कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,236 per annum and above are called rich countries, and those with per capita income of $1,005 or less are called low income countries और poor countries। समझिए ध्यान से, आपको यदि फॉर्मूला पे पुट करके कंपेयर करने का मन नहीं कर रहा है दो कंट्री को आपस में, तो आप क्या करो, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, उस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उन्होंने एक तरीका बता दिया था कि भाई यदि आप उतना माथापेची नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको एक तरीका दे देते हैं, उसी तरीका से आप पता कर लीजिए कि आपका कंट्री किस में आता है, डेवलप में आता है या लेस डेवलप में आता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जिस कंट्री का, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, जिस कंट्री का, ये स्टेटमेंट जो हम अभी बोलने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम $12,236 है, वो कंट्री या फिर उससे ज़्यादा, वो कंट्री कहलाएगा रिच कंट्रीज। मतलब यहाँ पे सर समझ में नहीं आया, समझिए ध्यान से, फिर से दोबारा समझा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब आपको समझ में आ गया था क्या था? यानी कि उस कंट्री में रहने वाला एक आदमी एक साल में ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है, यही होता हमारा पर कैपिटा इनकम। तो वर्ल्ड बैंक कहता है ना कि देखो
जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम यानी कि जिस कंट्री का एक आदमी एक साल में $12,236 या फिर उससे ज़्यादा कमाता है, वो कंट्री हमारा रिच कंट्री या फिर डेवलप कंट्री कहलाएगा। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है। एक बार दोबारा बताएं या फिर समझ गए? दोबारा बताएं, फिर से सुनो पहले। जिस कंट्री का एक आदमी एक साल में $12,236 कमाता है या फिर उससे ज़्यादा कमाता है, डॉलर में यहाँ पे बात हो रहा है, रुपया में नहीं, डॉलर में, तो वो कंट्री हमारा अमीर कंट्री या फिर डेवलप कंट्री कहलाएगा। ठीक है, ये कौन हमको बताया ऐसा तरीका? वर्ल्ड बैंक बताया। ठीक है, आगे और दूसरा, जिस कंट्री का एक आदमी एक साल में $1,005 या फिर उससे कम पैसा कमाता है एक साल में, वो कंट्री हमारा लो इनकम कंट्री कहलाएगा या फिर आप उसको पुअर कंट्री भी कह सकते हैं या फिर लेस डेवलप कंट्री भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में? बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम इसलिए पहले समझना बहुत ज़रूरी था। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि एक आदमी एक साल में ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमा रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि देखो, जिस कंट्री का एक आदमी एक साल में $12,236 या फिर उससे ज़्यादा कमाएगा तो वो कंट्री हमारा कहलाएगा डेवलप कंट्री या फिर रिच कंट्री। लेकिन जिस कंट्री का एक आदमी एक साल में $1,005 या फिर उससे कम पैसा कमाता है, वो कंट्री हमारा लेस डेवलप कंट्री या फिर लो इनकम कंट्री या फिर पुअर कंट्री कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। लेकिन सवाल है कि सर फिर इंडिया किस में आता है? डेवलप में आता है या लेस डेवलप में आता है? इंडिया इन दोनों में नहीं आता है, इंडिया बीच में आता है। इंडिया बिल्कुल इन दोनों के बीच में आता है। जैसे देखिए ध्यान से, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2016 वॉज जस्ट $1,840 पर एनम। 2016 का ये रिपोर्ट है, आपके बुक में अलग साल का रिपोर्ट है तो उसको आप वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। कितना है आपके बुक में रिपोर्ट? आप में 17 है, आप में 12 का है। हाँ, तो देखो ये कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो कि बदलता रहता है। इकोनॉमिक्स है ना, तो इकोनॉमिक्स में डाटा बदलता रहता है। ठीक है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, या फिर आप एडजस्ट नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको भी आप लिख सकते हैं। बस आपको एग्जाम में डेट मेंशन कर देना पड़ेगा कि हाँ ये 2016 का डाटा है, 17 का डाटा है, 18 का डाटा, इस प्रकार से आपको वहाँ पे बस मेंशन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि नोट्स में हमने यहाँ पे 2016 का डाटा लिखा हुआ है, आपको मन कर रहा है कि हम 2016 का ही लिखेंगे तो लिख दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप किसी भी प्रकार का डाटा लिखिए, बस वहाँ का आप डेट मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ सर ये इस साल का डाटा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर साल डाटा चेंज होता रहता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो इंडिया जो है ना 2016 में इंडिया का एक आदमी एक साल में $1,840 कमाता था। तो बताओ ये हमारा किस में आ गया? बीच में आ गया ना, बिल्कुल बीच में आ गया। तो इंडिया ना ही डेवलप कंट्री है ना ही लेस डेवलप कंट्री है, इंडिया इन दोनों के बीच में आता है। बात समझा रही है? मिडिल में आता है, यानी कि हम लोग अभी फिलहाल बीच में हैं और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग रिच कंट्री के कैटेगरी में आ जाएं, है ना। कोई दिक्कत इसमें? ये टॉपिक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इसके बाद तो फिर ख़त्म हो गया। लेकिन ये टॉपिक इतना जल्दी जो ख़त्म हो गया, इसमें समझना बहुत कुछ था आपको, है ना। याद रखिएगा इसमें जो, चलो मान लो इसमें बहुत कुछ यदि याद नहीं भी रहता है आपको, तो 2-3 टर्म इसमें आप ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहला तो ये कि इनकम के आधार पे हम लोग किसी कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा होता तो इंडिया आज सबसे डेवलप होता, है ना। तो फिर हम लोग किस बेसिस पे कंपेयर करते हैं? हम लोग करते हैं एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा कि देखो एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि किसी कंट्री का एक आदमी एक साल में ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाता है ना। और कोई पूछ दे कि इसको निकालने का तरीका क्या है, आप बोलिएगा देखो इसका तरीका 2 है, एक तो फार्मूला है और एक रिपोर्ट है। कौन वाला सुनना चाहेंगे? यदि आप वो फार्मूला वाला सुनना चाहता है तो फार्मूला बताएंगे, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और टोटल इनकम आप कैसे निकालेंगे? उस कंट्री के सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके आपस में कैलकुलेट कर दो, वही निकलेगा हमारा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, जो आंसर आएगा हमारा वही कहलाएगा एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका बता दीजिएगा कि देखो वर्ल्ड बैंक ना एक तरीका देता है जिसको, हाँ एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, उसमें यह कहा गया है कि भाई देखो
जो कंट्री यानी कि जिस कंट्री का एक आदमी एक साल में $12,236 से ज़्यादा या फिर उतना भी कमाता है तो वो कंट्री डेवलप या फिर रिच कंट्री कहला जाएगा, माना जाएगा। या फिर जिस कंट्री का एक आदमी एक साल में $1,005 मात्र कमाता है या फिर उससे कम कमाता है तो वो कंट्री हमारा लेस डेवलप कंट्री या फिर लो इनकम कंट्री या फिर पुअर कंट्री कहलाएगा। तो इंडिया हमारा इन दोनों में नहीं आता है, हमारा इंडिया बेसिकली इन दोनों के बीच में आता है। तो दिक्कत इसमें, चलो तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो याद रहेगा फॉर्मूला, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटल इनकम निकालने का फॉर्मूला याद रहेगा। चलिए तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। एक और नया टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, है ना। इसमें हम लोग बेसिकली 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे जो कि आपको बहुत बार परेशान करेगा यदि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी में तो प्रॉपर डिफाइन करके नहीं देता है, आपको मालूम ही है, बिल्कुल कहानी का जैसा दे देगा, आपको वहाँ से निकाल के लिखना पड़ता है। चूँकि नोट्स है तो बहुत कुछ इसमें जो है ना, यानी कि 99% इसमें वेल डिफाइन हर चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें घबराना ही नहीं है। एनसीईआरटी में चाहे जैसा भी दिया हुआ रहे, नोट्स में पूरा का पूरा आपको एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स मिल जाता है। चलो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने आपको बताया भी था, है ना, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं कि इसमें और क्या क्या बात लिखा जा सकता है, क्या क्या समझा जा सकता है। सबसे पहला जो पर कैपिटा इनकम का आप यहाँ पर डेफिनेशन देखो, व्हेन दी, अच्छा आप सुनना ज़रा ध्यान से, पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन, when the total income of the country is divided by the total population of the country, it is called the per capita income। क्या ये डेफिनेशन सुना सुना नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। और पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम बताओ, एवरेज इनकम, है ना। तो एवरेज इनकम बोलो या फिर पर कैपिटा इनकम बोलो, बात सेम होता है। और इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो आंसर आएगा वही हमारा कहलाता है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम, इसका मतलब ये होता है कि भाई एक कंट्री के अंदर एक आदमी एक साल में ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाता है, उसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹1,62,034। समझिए ध्यान से। एक बात और हम यहाँ पे आपको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। देखिए, चूंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में डाटा बार बार चेंज होता रहता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि सर मेरे बुक में कुछ और डाटा है, मेरे बुक में कुछ और डाटा है। नहीं, आप चाहे तो ये डाटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप चाहें तो अपने बुक का भी डाटा लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन हाँ, डाटा आपको वहाँ पे मेंशन कर देना होता है तो फिर अच्छा नंबर आपको मिलता है। ठीक है, देखिए, हरियाणा हैज़ दी हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹1,62,034 एंड बिहार हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹34,168। समझो इसका मतलब क्या हुआ सर, जरा समझाइए ध्यान से। इसका मतलब ये हो गया कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा क्या है, भारत का एक बहुत ही मशहूर सा स्टेट है ना। हरियाणा के अंदर एक आदमी एक साल में ऑन एन एवरेज, यानी कि एक एवरेज यदि हम लोग पता करें तो एक आदमी हरियाणा के अंदर एक साल में लगभग ₹1,62,034 वो कमाता है एक साल में। ये एवरेज है, याद रखो, ये एवरेज है। सोचो तो रियलिटी में कितना कमाता होगा वो, है ना, यानी कि वो तो लाखों में खेलता होगा फिर। ठीक है, उसी प्रकार से तो हो गया हमारा हरियाणा का। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है, मतलब कि हरियाणा के लोग एक साल में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, कितना कमाते हैं यहाँ पे मालूम चलेगा आपको। और इंडिया में सबसे कम यदि पर कैपिटा इनकम कहीं का है तो वो हमारे बिहार का है, यानी कि बिहार में एक आदमी एक साल में मात्र ₹34,168 कमाता है। हालांकि ये गलत है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पर कैपिटा इनकम ना। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? एवरेज इनकम कहते हैं, है ना। एक बेसिकली एक एवरेज है, कोई दिक्कत इसमें। इस तरीके से हम लोग एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर कर लेते हैं। तो बताओ, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, बिहार का सबसे कम है, जिसमें डेवलप्ड स्टेट कौन हुआ? हरियाणा हुआ, ऑब्वियस ये बात है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्नड ₹1,62,034 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only ₹34,168। इसका मतलब ये हो गया कि हरियाणा में एक आदमी एक साल में
1,62,034 कमाता है, जबकि बिहार में एक आदमी एक साल में मात्र 34,168 रुपये ही कमा पाता है, जो कि बहुत कम है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग ये 3-4 गुना कम है कि नहीं। इसीलिए बिहार जो है ना, इंडिया का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य माना जाता है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हरियाणा इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट देन बिहार। कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कह सकते हैं। बिहार के कंपैरिजन में हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप है, और सबसे लेस डेवलप कौन हुआ इंडिया में? बिहार हुआ। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम का टॉपिक कंप्लीट। बात समझ में आया है? अच्छा, पर कैपिटा इनकम बेसिकली क्या है? एक एवरेज इनकम है। फॉर्मूला आपका मालूम चल गया। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टर्म हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नाम आपने पहले सुना होगा कभी ना कभी, है ना। ये क्या है जरा समझिए इसके बारे में ध्यान से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। इसका मतलब ना, देखिए, डेफिनेशन आपसे पूछा जाए, डेफिनेशन आप ये वाला लिख दीजिएगा, लेकिन समझ में ही नहीं आया तो फिर डेफिनेशन किस काम का। लेकिन अब इसको समझिए ध्यान से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। एक साल में एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, समझिए, और जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो डेफिनेशन में ही है। समझिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। एक साल में 1000 बच्चे ने जन्म लिया। सपोज कीजिए कि एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, और 1000 बच्चों में से 50 बच्चे मर गए। हो सकता है कि वो बच्चे बीमारी से मर गए, हो सकता है वो बच्चे को खाना अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया, उससे मर गया, हो सकता है कि वो बच्चे को डेंगू काट लिया, वो डेंगू से मर गया। लेकिन वो बच्चा मात्र 1 साल के अंदर ही मर गया, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाया। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। सपोज कीजिए कि एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, और वो बच्चा बिना 1 साल कंप्लीट किए, यानी कि 1 साल भी वो बढ़िया से नहीं जी पाया, और वो 1000 बच्चे में से 50 बच्चे मर गए। तो ये जो 50 बच्चे मर गए, इसी 50 बच्चे के मरने के संख्या को हम लोग कह देते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया? तो कैसे आप समझाएंगे दूसरों को? यदि समझाना हो तो ऐसे समझाइएगा कि मान लीजिए कि एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, और उस 1000 बच्चों में से 50 ऐसे बच्चे थे जो कि बिना 1 साल कंप्लीट किए ही मर गया, और वो जो 50 बच्चे मरे, उसी 50 बच्चे के संख्या को हम लोग कह देते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। इन केरला, आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न, 12 चिल्ड्रन डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। यदि हम लोग बात करें केरला का, तो केरला में एक साल में यदि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, तो मात्र 1000 बच्चे में से 12 बच्चे ही मर पाते हैं, ठीक है। अब मरने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, अस्थमा हो गया, कुछ किसी भी प्रकार का बीमारी हो गया, वो मर गया, लेकिन 1 साल से पहले ही, ठीक है। तो केरला में 1000 बच्चे में कितने बच्चे मरते हैं? मात्र 12 बच्चे मर जाते हैं। तो वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना होगा? 12 होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? लेकिन यदि हम लोग बात करें बिहार का, बट इन बिहार द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ इज 42। सोचो, यानी कि बिहार में यदि एक साल में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनमें से 42 बच्चे, 42 बच्चे मर जाते हैं। तो बताओ यहाँ पे बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हुआ? 42 हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि केरला में भी 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं एक साल में, बिहार में भी एक साल में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। केरला में मात्र 12 बच्चे मर रहे हैं, लेकिन बिहार में 42 बच्चे मर जा रहे हैं। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है बताइए? हेल्थ फैसिलिटी। बहुत अच्छा बात समझा आपने। मतलब कि केरला का हेल्थ फैसिलिटी बहुत बढ़िया है एज कम्पेयर टू बिहार, इसीलिए बिहार में बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो समझाना होगा तो क्या आप समझा देंगे क्या होता है? आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे आपने देखा कि पर कैपिटा इनकम में भी बिहार पीछे है पूरे इंडिया में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी बिहार पीछे है पूरे इंडिया में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लिटरेसी रेट का। लिटरेसी रेट मतलब आप समझते हैं पढ़ा लिखा आदमी, है ना, उसका संख्या कितना है, उसी को हम लोग कहते हैं लिटरेसी रेट। देखिए, लिटरेसी रेट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 एंड एबव एज ग्रुप। समझिए ध्यान से, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा एज के जो बच्चे हैं,
उनमें कितना ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं लिटरेसी रेट। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है ये कि 7 साल या 7 साल से जो बच्चे बड़े हैं, जिनका उम्र 7 साल या 7 साल से ऊपर के हैं, उनमें से कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लिटरेसी रेट। अच्छा, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये 7 साल से क्यों लिया गया, 5 साल 6 साल का क्यों नहीं लिया गया? इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उस समय तक बच्चा बेसिकली स्कूल जाता ही है, सीखता ही है चीज़ों को, है कि नहीं? तो उस समय हालांकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कि 7-8 साल की उम्र से पढ़ाई ही शुरू करते हैं, इसीलिए उस उम्र को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो लिटरेसी रेट का मतलब क्या हो गया? लिटरेसी रेट का मतलब ये हो गया कि वो बच्चा या फिर बच्ची जो 7 साल या 7 साल से ऊपर के हैं, उनमें पढ़े लिखे कितने लोग हैं, उसी को कहते हैं हम लोग लिटरेसी रेट। ठीक है, जैसे यदि हम लोग बात करें तो केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 94%, यानी कि केरला में, ऐसे आप इसको समझिए, 94% समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे आप समझिए। मान लीजिए केरला में टोटल पॉपुलेशन 100 है, 100 पॉपुलेशन है, और 100 बच्चे में से 94 बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे कितने फिर? 6 बच्चे बचे। तो सोचो वहाँ का कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। केरला में 94% जो है ना लिटरेसी रेट है, जो कि बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है ना। लगभग वहाँ पे हर आदमी पढ़ा लिखा ही है, ऐसा आप समझ सकते हैं, है ना। या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए, 100 में से 96 बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। लेकिन यदि हम लोग बात करें बिहार का, बिहार हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 62%। बस बिहार में 100 में मात्र 62 बच्चे ही पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा जो हमारे बच गए, कितने बच गए? 38 बच्चे अनपढ़ हैं। सोचो, यानी कि बिहार यहाँ पे भी पीछे है। तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे मिलेंगे आपको? केरला में मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे मिलेंगे? बिहार में मिलेंगे। केरला में लिटरेसी रेट 94% है और बिहार में लिटरेसी रेट 62% है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म। चौथा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा इसमें नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या है जरा समझिए इसको भी। नेट अटेंडेंस रेशियो रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन of the age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सब समझाइए। डेफिनेशन तो आप लिख देंगे, डेफिनेशन हमने आपको लिख दिया तो आप इसको याद करके लिख देंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है समझिए। वो बच्चा या फिर वो बच्ची जिसका उम्र 14 या 15 साल हो गया है, 14 या 15 साल के बाद कितने ऐसे बच्चे हैं या फिर कितने ऐसे बच्चियां हैं जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल उसके बाद भी पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे बिहार में खास करके देखा जाए तो बच्चे 14-15 साल के होते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और छोड़ने का रीज़न कुछ भी हो सकता है उसके घर में किसी का डेथ हो गया हो, पढ़ाई छोड़ दिया, पूरा अपना काम में लग गया, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, बहन का शादी कराना है। यानी कि बच्चे यहाँ पे ना, बहुत सारे बच्चे को आप देखे होंगे जो कि बचपन से कमाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसे कितने बच्चे या फिर बच्चियां हैं जो 14 या 15 साल होने के बावजूद भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हकीकत देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे इसी बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं अपना। ठीक है, एक डाटा देंगे आपको, एक रिपोर्ट देंगे, उससे आपको मालूम चल जाएगा। जैसे देखिए, इन केरला 83 चिल्ड्रेन आउट ऑफ 100 अटेंडिंग स्कूल, यानी कि केरला में 14-15 साल के ऐसे बच्चे बच्चियां जो है ना, यदि मान लीजिए 100 है तो 100 में से 83 यानी कि 83 बच्चे बच्चियां 14-15 साल उम्र के बाद भी आगे पढ़ना चाहते हैं। समझिए इसको ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ? नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब ये हो गया कि एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं हम लोग? केरला का। केरला में मान लीजिए बच्चे और बच्चियाँ यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के यदि हम लोग बात करें तो 100 में से 83 बच्चे और बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि 14-15 एज होने के बाद भी पढ़ना चाहती हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, है कि नहीं? 83 बच्चे बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं। मात्र कितने बच्चे बच गए इसमें? हमारे 17 बच गए। वही पढ़ाई के बाद छोड़ देते हैं, 17 बच्चे केवल पढ़ाई छोड़ते हैं, लेकिन 83 बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आगे लेकिन बात करें तो हम लोग बिहार का, बट इन बिहार ओनली 43 चिल्ड्रेन आउट ऑफ 100 अटेंडिंग स्कूल। यदि बात करें बिहार का तो बिहार में 100 बच्चे में से मात्र 43 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि 14-15 साल होने के बाद भी आगे पढ़ते हैं। यानी कि जो हमारे बच गए, कितने बच गए? लगभग आधा आधी तो बच ही जा रहा है।
है ना। हाँ 57 के आसपास बच रहा है। 57 बच्चे बिहार में ऐसे हैं जो कि 14-15 साल के बाद पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, और पढ़ाई छोड़ने के कारण कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हो गया हमारा। देखिए अच्छा, यहाँ पे हमने 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात किया, इन सब में से सबसे पीछे कौन निकला? बिहार निकला। तो बिहार को बहुत ज़रूरी है कि उसको कुछ काम करना चाहिए, है ना, इन सारी चीज़ों को सुधारना चाहिए, तभी ये एक डेवलप स्टेट के कैटेगरी में आ पाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो यहाँ पे हमने बेसिकली हमने आपको नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है ये हमने आपको बताया, लिटरेसी रेट क्या होता है ये भी आप लोग जान गए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है ये भी आप जान गए, और पर कैपिटा इनकम क्या होता है वो भी आप जान गए। चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।